ये जो वक्फ बिल कानून हो गया, अब तो वक्फ कानून को, वक्फ लॉ को जो फाड़ कर फेंक देने वाली बात है तेजस्वी बाबू की, उस पर आपको कितना यकीन है? या फिर ये आपने जबरदस्ती उनसे बुलवा दिया है, आपने खेली ऐसा कह दिया और कर दिया कि क्यों नहीं है ये जो उप मुख्यमंत्री है बिहार का मुस्लिम? देखिए रूबिका जी, यहाँ पर दो तीन बातें हैं। पहले हम लोग, आपने वक्फ की बात की तो मैं वक्फ के ऊपर बताऊंगा आपको। ये वक्फ का ये काला कानून जब पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो सबसे पहले तो असद ओवैसी साहब ने उस काले कानून को पूरे पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंक दिया। कहाँ थे तब आरजेडी वाले? उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर लेकर गए, तब वहाँ पर हमारे पार्टी के बिहार के अंदर अख्तर ईमान साहब, असद ओवैसी साहब ने वहाँ पे फाइल किया है पिटीशन। क्या आरजेडी की किसी ने फाइल किया है क्या पिटीशन वहाँ पे? तो ये दर्शाता एक ही बात है कि चुनाव के पहले ही इनको मुसलमानों के वक्फ की चीज़ें याद आ जाती है। जब तक अब तक क्यों याद नहीं था इनको? इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ना कि इनकी नीयत के अंदर खोट है। चुनाव के पहले मुसलमान हमारा भाई, उसके बाद अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान जनता। आप देखिए रूबिका जी, 2% वाला मल्ला सैनी बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है मुख्यमंत्री, मगर 19% वाला मुसलमान का कोई अता पता ठिकाना नहीं है। क्या वो नहीं बन सकता? क्या बिहार में 19% में इनको कोई एक ऐसा चेहरा नहीं मिला जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके? मगर नहीं, इनने तो एक चीज सोच लिया ना कि मुसलमान का वोट तो हमारे बाप की जागीर है, ये कहाँ जाएगा? हम रमजान में जाएंगे उनके यहाँ, वो हमको खजूर खिलाएंगे, हम उनको टोपी पहना के निकल आएंगे। अब रमजान, अब चुनाव के पहले मुसलमान को आप टोपी वाले को, दाढ़ी वाले को अपने साथ हेलीकॉप्टर के अंदर बिठा दोगे, उसके बाद में क्या करोगे? चुनाव के बाद उसको उसी हेलीकॉप्टर से लात मार के फेंक दोगे। अरे आप तो अपने स्टेज के ऊपर मुसलमान को नहीं बिठाते। आपने इतनी बड़ी रथ यात्रा निकाल दी जिसमें सैनी साहब थे, राहुल बाबा थे, तेजस्वी यादव थे। बताओ मुझे रूबिका जी, मुझे कोई एक फोटो बता दो जहां पर कोई एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला मुसलमान आपको दिख गया हो? दूर दूर तक कोई नहीं था। और जब हम जाकर बात कर रहे हिस्सेदारी की, क्या हो मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना है, हिस्सेदारी की क्या फायदा है वारिस पठान? क्या फायदा है? आप दाढ़ी वाले, टोपी वाले की फोटो चाहते हैं, पर मैं ये और इस हिसाब से चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस लिहाज से तो आपकी पार्टी में भी जो, हाँ, संख्या भारी, तो उस लिहाज से तो आपकी पार्टी का अध्यक्ष एक नॉन मुस्लिम होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हिंदुओं की है, मेजोरिटी की है, तो फिर बना दीजिए अध्यक्ष। बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया, बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया रूबिका जी। इनका स्लोगन था महाविकास आघाड़ी का, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से तो मुसलमान 19%, इन्होंने कितने जन को टिकट दे दिया पूरे बिहार में। अब हमारी पार्टी का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम है, बिल्कुल उसमें नो डाउट है, असद ओवैसी साहब प्रेसिडेंट। लेकिन हमने बिहार के अंदर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। मौर्या साहब के साथ बनाया, क्या वो मुसलमान है? चंद्रशेखर आजाद एएसपी की जो पार्टी, उनके साथ बनाया, क्या वो मुसलमान है? नहीं, तो हमने तो हमारी पार्टी के कोटा से भी हमारे नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया है। बताओ मेरे को, सवाल करो बीजेपी से, उसने कितने मुसलमान को टिकट दिया इलेक्शन में? अरे आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा सेंट्रल मिनिस्टर कोई नहीं है मुसलमान। आपने कितने हिंदुओं को टिकट दे दिया, आपने कितने सिखों को टिकट दे दिया, आपने कितने जूस को टिकट दे दिया, तमाम तरीके की बातें आ जाएंगी। मैं कह रही हूँ, पिछली बार आप लोग चुनाव लड़े थे ना, सीमांचल में बहुत गजब का काम किया आप लोगों ने, मतलब जीत कर। काम किया कि नहीं किया वो तो कैसे पता चलेगा? आपके सारे के सारे विधायक चले गए दूसरी पार्टी में, है ना, लेकर चले गए चुरा कर। सारे के सारे एक बचा है, आपको वोट एक ईमान वाला बचा है, अख्तर ईमान। हाँ, मतलब ओहो, बहुत एहसान कर लिया, एक बड़ा एहसान कर लिया। चार मुसलमान, नहीं सुनिए, चार तो चार आपके जो विधायक गए, वो क्या थे? वो बेईमान थे। अरे रूबिका जी, वो जो सुनिए नहीं, वो चार जो गए वो अपना ईमान का सौदा कर दिया, और आरजेडी वाले ने उनके ईमान को चुनिंदा रुपयों के अंदर खरीद लिया। मगर सीमांचल की जनता ने करारा जवाब दिया, और उसका इफेक्ट ये हुआ कि आरजेडी ने 4 में से 3 को टिकट भी नहीं दिया। अरे आप चेक करो, 4 में से 3 को तो टिकट भी नहीं दिया। लेकिन वारिस पठान, जो टुकराएगा, आप लोगों का, वारिस पठान, आप क्या चाहते हैं? वारिस पठान, आप क्या चाहते हैं? एआईएमआईएम क्या चाहती है? आरजेडी क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? कि बिहार में एनडीए की सत्ता ना आए, ठीक है? आप लोग यही चाहते हैं ना। अब जब एनडीए की सत्ता ना आए तो उसके लिए आपका एमवाई प्लस दलित प्लस ईबीसी सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी एनडीए को हरा पाएंगे। अब तो आप तो आपस में ही लड़ रहे हैं, नहीं मुसलमान वोट तो एआईएमआईएम को पड़ना चाहिए, नहीं मुसलमान वोट तो आरजेडी को पड़ना चाहिए। आप दोनों में मुसलमान वोट 18% के लिए आप लड़ के मर जाएंगे, क्या हो जाएगा बताइए?
नहीं कोई मरने फायदा वाला नहीं पहुंचाना है तो साथ जाइए जिंदगी ना, रहेगी क्यों नहीं जा रहे? इंशाल्लाह, बहुत लंबी उम्र है अल्लाह ने दिया है, जिएंगे नहीं। सुनिए बात क्या है इधर रूबिका जी, हमने इनको क्या बोला, आइए साथ में गठबंधन करते हैं, अलायंस में 6 सीट हमको दे दो, 5 तो हमारे एमएलए थे, हमने ज्यादा मांगा और नहीं दिया। हाँ। वजह क्या थी कि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, इसलिए बीजेपी को हरा रहे। मगर यह इनको तो ऐसा लग रहा है कि एरोगेंसी, तो हमको तो ये लग रहा है कि ये चाहते ही नहीं है कि बीजेपी को हराया जाए, ये चाहते ही नहीं है कि एनडीए को हराया जाए, वरना बोलते कि ठीक है चलिए आ जाइए 6 सीट ठीक है सर, टूट जाने आगे बढ़ा रही हूं मैं। आप कह रहे हैं सर, आप कह रहे हैं नियत में खोट है। कन्हैया भिलारी जी यहाँ पर मौजूद है। कन्हैया जी एआईएमआईएम, ये मैं ये जानना चाह रही हूँ, एआईएमआईएम मुसलमानों के लिए खेल रहा है, एआईएमआईएम संविधान के लिए, वक्फ के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर जैसा आरोप लगता रहता है ये तो बी टीम है, ये तो सी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, क्योंकि वोट तो बटेगा ना। अब वो बताएंगे कि वो कौन टीम है, और ये जनता भी जानती है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब कुछ जानता है कि ये कौन टीम है और ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल आपका है कि ये तेजस्वी यादव ने जो कहा ये संभव है या असंभव है। मूल सवाल आपका ये है रूबिका जी, हाँ। कि संभव है या असंभव है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। जितने जंगे मैदान में जितनी पार्टियां हैं, वो जो कुछ भी बोल रही हैं वो संभव है। आप बताइए, जो वादे किए जा रहे हैं, जो सपने दिखाए जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे, आपको कल भी मैं कहीं जुड़ा हुआ था, यही सवाल आया था और मैंने जवाब दिया था। आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, आपको लगता था कि ये संभव है? 100 वर्ल्ड क्लास के यूनिवर्सिटी बना देंगे, आपको लगता था कि ये संभव है? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, आपको लगता था कि ये संभव है? सोना का भाव एकदम कंट्रोल में हो जाएगा, रुपया का मूल्य बढ़ जाएगा। उससे पहले तो लग रहा था ना कि संभव नहीं है, लेकिन कई चीजें अचीव कर ली ना भिलारी जी। आप बता दीजिए कि अचीव नहीं कर पाए हैं। उस वक्त तो असंभव ही लग रहा था कि सड़कों का जाल बिछा देंगे, असंभव लग रहा था। नहीं, अभी मैं आई हूँ बेगूसराय से मुंगेर की तरफ। भिलारी जी 2001 में वादा किया गया था कि ब्रिज बनेगा, है ना, वो असंभव लग रहा था 2001 में, फिर असंभव लगा 2005 में, फिर असंभव लगा 2010 में, फिर असंभव लगा 2015 में, और अब 2022 में जाकर लग रहा है संभव था। ये तो संभव था। 3.5 किलोमीटर का ब्रिज बनाया जा सकता था। ये ठीक है। 2001 से लेकर 2022 तक कैसे हो गया ये संभव? नहीं, ये जो है, ये जो बता रही है, ये तो नीतीश कुमार की देन है। ये नीतीश कुमार की देन है। मैं नीतीश कुमार, मैं दूसरी तरफ आप दूसरे तरफ मुझे ले जा रही हैं। ये क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गए? 100 वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी बन गया? जो एमपी अपने क्षेत्र में गोद लिए थे गांवों को, वो आज हालत देखी है जाकर के? उनकी हालत क्या है? तो कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के बहुत वादे किए जाते हैं। नीतीश कुमार ने वादा किया। आप ये कह रहे हैं कि जो वादे इस वक्त तेजस्वी बाबू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जुमला है, बस, है ना, जीतने के लिए जुमला है। बस आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। इस पर जुमला देने के लिए किसी की पेटेंटिंग नहीं है। ये भी जुमला देंगे, पहले भी जुमला दिया गया था, ये भी दे रहे हैं अपना। हाँ ठीक है।